हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, उस वैकेंसी के बेस पर जो है हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। और उसको आप 1 to 1 कर करके तैयारी करते हुए चलिए हमारे साथ में। तो जो पहली यूनिट आपने देखा है वो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की प्रकृति। इस पर जो है पहला लेक्चर आपका होना है, तो इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए हमारी दोनों तरीके से कोशिश है। किस प्रकार के प्रश्न, चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप एक बार समझ लें कि प्रश्न किस किस प्रकार से हो सकते हैं। पहला प्रश्न तो डायरेक्टली कोई कथन को लेकर के हो सकता है, दूसरा डायरेक्टली हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। और इसमें जो कारण कथन कारण वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कि समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे करके छात्रों कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको निश्चित रूप से लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। और वैसे भी समाजशास्त्र की प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझते हैं तब तक आप सोशियोलॉजी के बारे में एक बेहतर समझ नहीं डेवलप कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए पहले लेक्चर को देखते हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि एक टू दी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग जो मेन डेटा उसको लिख लेंगे। और बाकी इसमें से जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं इस लेक्चर से, वो सारे क्वेश्चन मैं निकाल करके आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में लगा दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का सैटरडे का पेपर हो, ठीक है। तो आप लोग सैटरडे को इवनिंग में तैयार रहेंगे, ठीक है। और सैटरडे को आप इसका पेपर जो है देंगे। तो सैटरडे के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। या सैटरडे को अगर नहीं होगा, बात अगर हम करेंगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली है कि आप ट्यूसडे को पेपर देंगे, ठीक है। तो इसका पहला पेपर ट्यूसडे के लिए आप रेडी रहिए। सैटरडे को थोड़ा सा हमारे यहाँ पीजी यूपी पीजीटी का भी टेस्ट चलता है, तो इसलिए सैटरडे को हम लोग छोड़ करके और इसको अब फाइनली आप इसको मान के चलिए कि आपको ट्यूसडे को, ठीक है, तो ट्यूसडे को टेस्ट पेपर के लिए तैयार रहना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ट्यूसडे को। और वो टाइमिंग होगा 7:30 PM, ठीक है। 7:30 PM पे आप टेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे लेक्चर, इस लेक्चर को पढ़ करके। और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें, उनको ये लेक्चर प्राप्त हो सके और साथ ही साथ में जो टेस्ट में भी भाग ले सकें, तो वो 7565955583 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर करके और डेमो क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या है, और 7:30 से लेकर 10:30 के मध्य में इसी पर आधारित एक आपका टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। इस पे मेरिट भी बनेगी, तो आप उसको पार्टिसिपेट करिए। देखिए बात हम लोग कर रहे हैं समाजशास्त्र की प्रकृति की। तो जब हम समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करते हैं, कभी भी कोई स्टडी करते हैं, तो समाजशास्त्रीय अध्ययन जब भी हम सोशियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उनके क्या आधार हो सकते हैं, ठीक है। अध्ययन करते हैं तो दो आधार आज की डेट में चल रहे हैं। पहला आधार जब समाजशास्त्र को स्टेब्लिश किया गया था तो वो था वैज्ञानिक आधार, यानी विज्ञान के आधार पर हम चीजों को लेकर चलते हैं, समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज विज्ञानी हैं जो इस पर पटाक्षेप करते हैं और कहते हैं कि जब तक इसमें मानविकीय अवधारणा या मानवीय उन्मुख, ठीक है, यानी ह्यूमन ओरिएंटेशन की जरूरत है वास्तव में। और जब तक ह्यूमन ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक ये विषय वास्तव में समझा नहीं जा सकता है। तो मानवीय आधार क्या है, यानी जिसको हम कला कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो ओवरऑल हम ही आपको बता दें कि समाजशास्त्र जो है वो कला, ये जो कला और विज्ञान दोनों ही है, दोनों का संगम है छात्रों, ठीक है। लेकिन कौन, ये जब शुरुआत हो रही थी इस विषय की, तो आपने देखा होगा कॉम्टे, स्पेंसर है, इमाइल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, इन सभी लोगों का जो दृष्टिकोण रहा है समाजशास्त्र के पर जो है पार्सन्स रहे, इन सब का दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक आधार रहा है, ठीक है। काम्टे इस संदर्भ में एक कथन भी कहते हैं विशुद्ध भौतिकी, विशुद्ध सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो प्योर सोशल फिजिक्स की बात किया है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को अपनाया है, ठीक है। और वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन है, जो समाजशास्त्रीय अध्ययन का आधार, वो वैज्ञानिक आधार है। अब एक आता है कि विशुद्ध सामाजिक भौतिकी। अब देखिए एक जो ये शब्द है सामाजिक भौतिकी का, तो ये शब्द कैसे टर्म यूज हुआ, समाजशास्त्र का आविर्भाव हुआ, ये हम अगले लेक्चर में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ उद्देश्य से भटक जाएंगे तो जो चीज आज आपको समझाना चाह रहे हैं वो शायद नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप, वो इन्होंने माना कि विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ठीक है। विशुद्ध सामाजिक भौतिकी कहने का भी उनका ये था कि ये समाजशास्त्र को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उस समय में नेचुरल साइंस को ही साइंस माना जाता था। तो साइंस के बेस पे अगर इसको स्टैंड करना है, इसको मान्यता दिलाना है, तो उसके लिए फिर इन्होंने कहा कि ये सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है, ठीक है। और विशुद्ध सामाजिक जो है भौतिकी इसका नाम दिया हुआ था इनिशियल लेवल पर, बाद में सोशियोलॉजी नाम दिया 1838 में।
और प्रत्यक्षवादी का दृष्टिकोण का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनाया हुआ है, ठीक है। यद्यपि पॉजिटिविज्म टर्म का नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्षवादी, प्रथम प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। और प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है कि किसी भी तथ्य या घटना का पक्षपात रहित होकर के, जब आपके अंदर में बायसनेस ना हो, यानी वस्तुनिष्ठ होकर के, ऑब्जेक्टिव होकर के, ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से उसके वास्तविक रूप में अध्ययन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो विशुद्ध समाजशास्त्र की बात हो रही है, प्योर सोशियोलॉजी के पक्षधर कौन कौन लोग हैं, जो भी हमारे पूरा जो भी हमारे पाइनियर थिंकर हैं, ठीक है। जैसे पाइनियर थिंकर में अगर हम लोग बात करें तो अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्कीम, मैक्स वेबर, ठीक है, विल्फ्रेड पैरेटो, ये सब लोग क्या मानते हैं, ये जो क्लासिकल हमारे थिंकर है वो समाजशास्त्र को विशुद्ध रूप से विज्ञान के रूप में ये इसके पास थे। इस संदर्भ में देखिए डॉन मार्टिनेंडल का एक कथन भी है, ये कथन आपको लर्न करके रखना है कि विज्ञान का जो संबंध है वो वैज्ञानिक पद्धति से, जो विज्ञान का संबंध है वो वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष अध्ययन वस्तु से नहीं। तो जब ये टर्म, जब ये इस तरीके से स्टेटमेंट आपका पूछा जाएगा कि विज्ञान का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है, तो विशेष विज्ञान का जो संबंध है वो वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष अध्ययन वस्तु से नहीं। तो ये मार्टिनेंडल, क्योंकि इस पर जो है कई ये कथन पूछे जाते हैं, जैसे पियर्सन का कथन हो गया, स्टुअर्ट चेज का कथन हो गया। तो मैंने देखा कि जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन करता है कि सर ये स्टुअर्ट चेज का है या पियर्सन का कथन है, बार बार कंफ्यूज करता है। तो इसी में इन्हीं से मिलते जुलते एक और भी समाज विज्ञानी है मार्टिनेंडल, इनका भी कथन आपको लर्न करना है। दूसरा एक चीज इसमें है पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर का भी कथन काफी महत्वपूर्ण है कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान। तो अगर छोटा सा कथन पूछ ले कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान, लेकिन जिस तरह ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते, ईंटों का ढेर हो जाए तो उसको हम मकान नहीं करते बल्कि एक सिस्टमैटिक वे में जोड़ते हैं। तो उसी तरीके से, ठीक उसी तरह से तथ्यों के संकलन मात्र को हम विज्ञान नहीं कहते बल्कि तथ्यों का एक सिस्टमैटिक संकलन करना, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो पॉइंटर बिल्कुल पॉइंट वाली बात नहीं है, आप लर्न कर लीजिएगा इसको, ये कथन कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान, लेकिन जिस तरह ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते उसी तरह तथ्यों के संकलन मात्र को हम विज्ञान नहीं कह सकते। तो ये आपको लर्न करके रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो कथन आपको मिल गया, एक मार्टिनेंडल का कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से किसी विशेष अध्ययन वस्तु से नहीं, ठीक है। तो ये कथन मार्टिनेंडल का, दूसरा पॉइंटर का। एक तीसरा कथन और भी है पियर्सन का, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इसको भी आप फोकस कर लेंगे कि पियर्सन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो सभी विज्ञानों की एकता है, ठीक है, सभी विज्ञानों की एकता, एकता की बात कर दिया, ठीक है, उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। तो ये आपको, यानी मटेरियल की बात की, स्टडी मटेरियल की जब बात की जाएगी तो ये पियर्सन का कथन आ जाएगा। इसी तरीके से स्टुअर्ट चेज का भी है, विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि विशेष अध्ययन विषय से। तो जब ना कि विशेष अध्ययन विषय की बात की जाएगी कि विशेष अध्ययन विषय से संबंधित नहीं है तो स्टुअर्ट चेज, लेकिन जब उसकी वैज्ञानिक सभी विज्ञानों की एकता की बात की जाएगी, ठीक है, उसके पद्धति में है, तो ऐसा अगर कथन पूछ लिया जाता तो पियर्सन। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं और कई बार कंफ्यूजन होता है छात्रों, तो आप इसको बिल्कुल रट करके रखिए। तो ये जो हमारा आधार था समाजशास्त्र की प्रकृति का, एक दृष्टिकोण ये कहता है कि वैज्ञानिक आधार है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें दूसरे आधार की, तो दूसरा क्या कहता है, वो कहता है मानविकीय। जब तक आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं होगा, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन नहीं होगा, तब तक आप इस विषय को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। यानी यह दृष्टिकोण क्या कहता है, ये कहता है कि सामाजिक घटनाओं को मानवीय परिस्थितियों के संदर्भ में समझना या विश्लेषण करना। जब तक हम जो भी सामाजिक घटना है उसको मानवीय परिस्थितियों के संदर्भ में अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं विश्लेषण करेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ ये अप्रोच जो स्टार्ट हो जाता है वो माइक्रो सोशियोलॉजी की ओर आरंभ हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा छात्रों, केस स्टडी मेथड होता है जिसमें डीप में जाकर के स्टडी की जाती है, या अगर हम इसको कह लें एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है, जो एथनोमेथोडोलॉजी है और फेनोमेनोलॉजी है, प्रघटना शास्त्र, ठीक है, और लोकविद विज्ञान, ये जो चीजें होती हैं उनका मानविकीय आधार पर वो अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई है छात्रों वो 1960 के दशक में, ठीक है, जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी उसके उस समय प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट बेयरस्टीड, इनका कथन निकल करके आता है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान होने के साथ ही उन कलाओं में भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञानता से मुक्त कराती हैं। तो ये कथन पूछा जाए तो कथन किसका है, रॉबर्ट बीयरस्टीड का है कि समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान होने के साथ ही साथ
उन कलाओं में भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञानता से मुक्त कराने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये बताने का काम करते हैं कि वास्तव में जो हमारे ऊपर एक संरचना का प्रभाव हो जाता है, हम उसी से ओत प्रोत होकर के सारा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। उस अज्ञानता से मुक्त होने का प्रयत्न भी है। जैसे एक एग्जाम्पल में, जैसे इस बात को मैं अगर छात्रों इस चीज को उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पाया जनसंख्या अधिक, जनसंख्या एक्सप्लोजन, जनसंख्या से विभिन्न प्रकार की गरीबी, भुखमरी, सब ये सब सारी चीजें। लेकिन अगर आप एक दृष्टिकोण ये बनाइए कि अगर एक कोई पिता हो और उसके एक ही पुत्र हो, ठीक है, वो एक जॉब कर ले, तो ये इसका, और अगर मान लीजिए उस पिता के 2 पुत्र हों या 3 पुत्र हों, और एक सारे लोग यानी कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 40,000, इस तरीके से सभी लोग मतलब अगर काम करें यानी जॉब करें, तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं मानव संसाधन, अगर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा मानव संसाधन है, मतलब एक उत्कृष्ट मानव संसाधन की बात हो रही है, तो आप तो विकसित हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके पास में जनसंख्या कम भी रहे, बेकार रहे, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा भी रहे और अगर वो सारे सशक्त हैं और मानव संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग है, तो कहीं ना कहीं आप डेवलप हो जाएंगे। तो एक जो दिमाग में फोबिया लोगों के बैठ की जनसंख्या क्या करती है, हमें गरीब बना देती है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को क्रिएट कर देती है, तो कहीं ना कहीं ये इनिशियल लेवल पे, हाँ एक्सप्लोजन की स्थिति हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल बेसिस पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग में एक अलग तरीके से फोबिया बन जाता है और उससे एक कह लीजिए। तो इस प्रकार की अज्ञानता से मुक्त होना, भाई वास्तव में क्या है इसके बारे में डीपली, क्योंकि हम वही विचार वही चीजें पढ़ते हुए अगर मान लीजिए चले आए और हमारे दिमाग पे एक प्रकार की बातें बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है कि एथनो मेथोडोलॉजी के माध्यम से, यानी लोक विधि विज्ञान के लोग कैसे लोगों को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो लोक विधि विज्ञान, प्रघटना शास्त्र, इनके माध्यम से जो वास्तविक है, जो अज्ञानता से उससे मुक्त करा करके और वास्तव में जो समाज में घटित है तथ्यों को निकालने का प्रयत्न करता है। तो 1960 से इस चीज की शुरुआत हो जाती है। रॉबर्ट बीरेस्टीट उस समय इंडियन अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, ये बात उन्होंने कहा था। यानी ये चीज कहीं ना कहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन को जनरेट करता है। अब हम बात करेंगे सी राइट मिल क्या कहते हैं इसी संदर्भ में। तो भाई छात्रों, जो सी राइट मिल का कथन है, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा शिल्प है, यानी इन्होंने क्राफ्ट माना है। ठीक है, समाजशास्त्र एक ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र को हम शिल्प मानेंगे, क्राफ्ट मानेंगे। ठीक है, जिससे मानवीय मूल्य जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनका हम संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, जब ये कथन आ जाएगा तो सी राइट मिल, अज्ञानता से मुक्त कराने की बात, तो रॉबर्ट बीरेस्टीट। ठीक है, तो रॉबर्ट बीरेस्टीट वैसे वो साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन कैसे उन्होंने इस चीज को जोड़ने का प्रयत्न किया है उसको आपको जानना होगा। तो भाई छात्रों, दो चीजें आपने इसको समझ लिया कि दो अप्रोच हैं, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति के, कि वैज्ञानिक आधार, मानवीय आधार। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वैज्ञानिक अप्रोच की क्या प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले जब हम वैज्ञानिक अप्रोच को समझेंगे और बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को समझेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर हम लोग इसको फोकस करें, क्योंकि कंपैरेटिवली दोनों लेक्चर जान लिया अप्रोच ओरिएंटेशन क्या है, अब हम वैज्ञानिक अप्रोच अगर समझना चाहते हैं तो विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, पहले तो हमें यह जानना होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करना, यानी पक्षपात रहित होकर के अगर हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो वो हमारी वैज्ञानिक पद्धति होता है। यानी क्रिया विधि जो हमारी, वो पक्षपात रहित होना चाहिए। तटस्थ अवलोकन, ठीक है, यानी हम तटस्थ अवलोकन करें, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। दो टर्म्स हमेशा बार बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हमेशा। एक होता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब हम वस्तुनिष्ठ ना होकर के विषयनिष्ठ होकर के, ठीक है, जब हम विषयनिष्ठ होकर के किसी, यानी किसी विषय से प्रेरित होकर के कोई कार्य करते हैं तो उसको सब्जेक्टिविटी कहते हैं, यानी उसमें पक्षपात होता है। ठीक है, जैसे हम अपने विषय को ज्यादा महत्व ध्यान को ना, इसको हम सब्जेक्टिविटी। लेकिन एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, तो इसको याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, यानी किसी चीज को वस्तुनिष्ठ ढंग से मान के, उसको ह्यूमनिस्टिक अपने अप्रोच, अपने लगाव से न जोड़ करके, यानी जब बायसनेस बिल्कुल ना हो आपके अंदर में और आप उन चीजों को इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर स्टडी करते हैं तो वो विज्ञान की विशेषता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो तथ्यों का विश्लेषण, ये जो तथ्यों का विश्लेषण है और वर्गीकरण, जब हम तथ्य वस्तुनिष्ठ होकर के कलेक्ट करें, उसके बाद में उनका वर्गीकरण करें और उसके बाद में विश्लेषण करें, उनको क्लासिफाइड कर लें। ठीक है, वर्गीकृत करके तब उसके बाद में विश्लेषण करें। साथ ही साथ में क्या करता है कि विज्ञान कहता है कि क्या है का वर्णन कर, क्या होना चाहिए इससे नहीं,
तो देखिए, जब आप सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं किसी चीज का, तो ये नहीं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मूल्य होने चाहिए, ये इस पे स्टडी नहीं करता है, बल्कि क्या है का वर्णन करता है, क्या है वास्तव में। ठीक है, तो साइंस भी क्या है का स्टडी करता है, क्या नहीं है या क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता। साथ ही साथ में कारण कार्य संबंधों की व्याख्या, यानी कोई भी घटना घटित होती है, ठीक है, कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी घटना घटित होती है या कोई कार्य संपन्न होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी घटना के घटित होने के कारण को तलाश करें, उस कारण के आधार पर व्याख्या करें, तो कारण कार्य संबंधों की व्याख्या, तो विज्ञान हमेशा कोई ना कोई घटना के घटित होने का कोई ना कोई कारण अवश्य बताता है उस आधार पर। तो जब आप ये अप्रोच लेकर, यानी विज्ञान की विशेषता, दूसरी चीज है सामान्यीकरण, एक नियम बनाने का, जनरलाइजेशन, यानी इन घटनाओं को सामान्यीकृत करके इनको एक निष्कर्ष तक पहुंचने का काम करता है कि कारण कार्य के आधार पर व्याख्या करते हुए एक नियम स्थापित करने का कि ये घटना होगी तो इस तरीके से चीजें बनेगी। जैसे समाजशास्त्री अगर कहें गंदी बस्तियां बाल अपराधी को जन्म देती, यानी गंदी बस्तियां बढ़ेंगी तो बाल अपराधी बढ़ेंगे, इस तरीके से। और इसी तरीके से सिद्धांतों का परीक्षा और पुनर्परीक्षा की भी बात की जाती है। तो जब भी कोई नियम बना हुआ है, मान लीजिए समाजशास्त्र के अंदर में कोई हाइपोथेसिस प्रूव्ड अप्रूव्ड हुई है, तो फिर देखिए कि क्या वो हाइपोथेसिस अभी प्रूव्ड अप्रूव्ड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो भी सिद्धांत बने हुए हैं उनकी परीक्षा पुनर्परीक्षा करना, ये विज्ञान का नियम होता है कि जो सिद्धांत बने वास्तव में वो सही है, समय समय पर उसको चेक करना पड़ता है। और दूसरी चीज है भविष्यवाणी करने की क्षमता, यानी विज्ञान के अंदर में एक भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होती है। छात्रों, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विज्ञान का लक्षण नहीं होता है, ठीक है, या विज्ञान का आवश्यक लक्षण नहीं है या आवश्यक विशेषता नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी पेपर में। तो उसमें देखिए, भविष्यवाणी करने की जो क्षमता होती है छात्रों, यह विज्ञान का एक सहयोगी लक्षण है, मतलब हेल्पफुल नेचर है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, अगर क्वेश्चन बन करके आपके पास में आ जाए कि निम्न में से कौन सा, तो तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सिद्धांतों की परीक्षा, ये सब अगर कह देते हैं तो ठीक, लेकिन उसी में नीचे लिखे कौन सा भविष्यवाणी करने की क्षमता ये भी है, लेकिन कहा जाए कि निम्न में से कौन सा विज्ञान की अनिवार्य विशेषता नहीं है, ठीक है, या अनिवार्य लक्षण नहीं है, अनिवार्य विशेषता नहीं है विज्ञान की, तो वहां भविष्यवाणी की करने की क्षमता ये अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये सहयोगी है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पढ़ते समय ये चीज जरूर मतलब पॉइंट आउट करते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब विज्ञान के रूप में विज्ञान की विशेषता जान लिया, तो विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। ठीक है, हम विज्ञान के रूप में अगर माने तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में देखें। इस संदर्भ में एक कथन है टीवी बॉटोमोर महोदय का, तो ये कथन आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ पुस्तकें हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कथन है, कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये ऐसे फैक्चुअल चीजें होती हैं छात्रों, जो आपको बिल्कुल सीधे तौर पे हाथ खड़ा करा देती हैं, अगर आप तैयारी करके नहीं रखे हैं। क्योंकि मैंने आपको सोशियोलॉजी में बताया है, या अभी आपको फर्स्ट लेक्चर है, कई विद्यार्थी हमारे पहले से नेट वगैरह यहाँ से क्वालिफाई हैं तो वो जानते हैं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं वो जान लें कि 50% अगर अंडरस्टैंडिंग है सोशियोलॉजी के अंदर में, तो 50% आपको लर्निंग भी है, बिना लर्न करे काम नहीं चल पाएगा छात्रों। ठीक है, तो 50% लर्निंग, इसीलिए जैसे अभी ये सपोज करिए कथन की बात है, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन कथन लर्न करके नहीं रखा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको लर्न करिए। बॉटम और का क्या कथन है, बॉटरमोर कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान केवल सामान्यीकृत विज्ञान है। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान है, सोशियोलॉजी जैसे सामाजिक विज्ञान है, तो ये सामान्यीकृत विज्ञान है, जिसमें प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक सैद्धांतिक व्यवस्था को विकसित करने की कोशिश की गई है। जैसे नेचुरल साइंस है हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब इसी तरीके से हम इस सामाजिक विज्ञान के अंदर में हम क्या करते हैं, सामान्यीकृत करने के लिए, सामान्यीकृत करने वाला विज्ञान है, और साथ ही सैद्धांतिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें सिद्धांत निर्माण का स्तर अभी काफी निम्न है, क्योंकि क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी दूर पर जा करके जो है डाइवर्सिटी, विचारों में, व्यवहारों में, चीजों में बदलाव आ जाता है। ठीक है, मूल्यों में परिवर्तन तक आ जाते हैं। ठीक है, मानदंड बदल जाते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो सिद्धांत का निर्माण स्तर है वो अभी बहुत लोएस्ट लेवल पर है। जैसे मेजर जो बड़े बड़े थ्योरियां हैं, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, ठीक है, संघर्षवादी सिद्धांत, वहीं पर अगर आप छोटे लेवल पर अगर आप देखें तो एथनोमेथोडोलॉजी हो गया, फेनोमेनोलॉजी हो गया, वस्तेहन मेथड हो गया, सोशल इंटरेक्शनिज्म हो गया, ठीक है, जो सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब क्या है, ये माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, तो इसलिए ये स्पष्ट ही नहीं हो पाता है कि क्या वास्तव में कोई ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत बन पाए। तो इसीलिए बॉटम और का कथन काफी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक विज्ञान केवल सामान्यीकृत विज्ञान है,
जिसमें प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक सैद्धांतिक व्यवस्था को विकसित करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें सिद्धांत निर्माण का स्तर अभी काफी निम्न है। आगे हम देखते हैं सी राइट मिल्स का भी इसी संदर्भ में एक जो है, जो CW मिल्स हैं, सी राइट मिल है, उनका भी एक कथन है कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट यानी शिल्प माना जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि शिल्प किसने माना, तो ये क्वेश्चन भाई कई बार आपका पूछा गया, इसको ध्यान रखना है। सी राइट मिल, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, शिल्प का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की कला है, जो वैज्ञानिक कला। भाई आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी मतलब शिल्प बनाने की बात करते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई यानी हम कला का भी काम करते हैं। जैसे एक कारपेंटर होता है ना, तो वो कलाकारी भी करता है, लेकिन वो नापने जोखने का भी काम करता है। तो जब हम चीजों को एक वैज्ञानिक रूप भी प्रदान करें और अपनी कलाओं को भी निकालने की कोशिश करें, तो बिना जैसे सपोज करिए किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविकता तक जानना है, तो छात्रों केवल प्रत्यक्ष अवलोकन से आप चीजों को नहीं देख सकते कि गए और देखा और समझ गए। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप उन चीजों को पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये आपकी कला होनी चाहिए, और फिर आपने पूछना भी शुरू कर दिया तो लोग मना भी कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आपके कला के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी कला का प्रयोग करके, किस मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके आप जाएंगे और जो सोसाइटी से एक्चुअल डेटा आप निकाल करके लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सिराइट मिल्स महोदय कहते हैं कि एक प्रकार का क्रॉफ्ट है। वहीं पर देखिए रॉबर्ट बीयर स्टीट का क्या कथन है, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का स्थान जो है वो प्राकृतिक विज्ञानों में नहीं है। बीयर स्टीट का कथन डायरेक्टली कहते हैं कि समाजशास्त्र का स्थान प्राकृतिक विज्ञान में नहीं है, नेचुरल साइंस नहीं है, बल्कि उन कलाओं में, यानी ये भी कहीं ना कहीं आर्ट को मानते हैं, बल्कि उन कलाओं में है जो मानव के मस्तिष्क को स्वतंत्र रूप में काम करने की छूट देता है, कि आप फ्री होकर के सोसाइटी को जान तो पाए। जब हम बायस्ड होकर के सोसाइटी का स्टडी करते हैं तो हम जाते हैं और ये बताते हैं अरे इनके यहाँ ये अच्छा है ये बुरा है। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए लिव इन रिलेशनशिप को आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं अच्छा है, कुछ लोग कह सकते हैं बुरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, या मैरिज को कहाँ पर अच्छा मान रहे हैं कहाँ पर खराब, दहेज को कहाँ पे अच्छा मान रहे हैं कहाँ पे खराब, बहुत सारी चीजों का मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन जब आप जिससे जुड़े होंगे, सब्जेक्टिविटी होगी, तो आप उसको अपने एंगल पर आप उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन बीयर स्ट्रीट कह रहे हैं साइंस तो वो होता है, समाजशास्त्र का स्थान प्राकृतिक विज्ञान में तो नहीं है, लेकिन वह कला जरूर है जो मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र रूप में कार्य करने की, आप बायसनेस फ्री होकर के ऑब्जेक्टिविटी प्रदान करना कि वास्तव में क्या है, और आप उस चीज को अडॉप्ट करना। ठीक है, तो रॉबर्ट बीयर स्ट्रीट का इंपॉर्टेंट कथन है, इसको भी लर्न करके रखना है आपको। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब लोग तो कह रहे हैं कि विज्ञान है, ठीक है, लेकिन समाजशास्त्र को किस सीमा तक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। कथन और कारण वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से डिटेल्ड स्टडी होगी, इसलिए अब आप इसको, इस पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलिएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है जब आप थ्योरी का निर्माण करना चाहते हैं, कोई सिद्धांत बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको उसको जानना है। तो ये देखिए क्या है कि क्या वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, वास्तव में क्या समाजशास्त्र टोटली वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग देखें वैज्ञानिक पद्धति में दुर्खिम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके रखे हैं, वेबर है वस्तेहन मेथड का जो व्याख्यात्मक बोध है, वस्तेहन मेथड, ऐतिहासिक पद्धति है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति है, या सामाजिक व्यवस्था पद्धति है। ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत है पार्सन्स का, क्या वास्तव में ये जो पद्धतियां हैं पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा मेजर इशू ये आ जाता है कि इन अध्ययन पद्धतियों का परीक्षण या प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। भाई छात्रों, जब इनका हम प्रयोग करने की बात आते हैं तो ये अलग अलग हो जाती हैं। जैसे व्याख्यात्मक, आप किसी घटना का कारण, कुछ लोग मानते हैं कि ये इनकी उम्र का तकाजा है, कोई लोग बातें इनके समाज का तकाजा है, कोई कहते हैं इनका एजुकेशन लेवल है। तो एक ही चीज में अलग अलग मतलब उनकी समझ डेवलप होकर के आ पाती। तुलना की भी बात की जाए तो वो समय देश काल परिस्थितियों पर निर्भर कर लेता है। तो यानी एक सबसे बड़ी समस्या ये जरूर आती है कि परीक्षण या प्रयोग जो है वो किया, और इसके लिए जो प्रयोग भी होता है छात्रों, वो बंद कमरे में नहीं होता है, बल्कि इसके लिए दुनिया जो बाहर है, समाज है, वही प्रयोगशाला के रूप में। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, विज्ञान की श्रेणी में तो आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको सार्वभौमिक सिद्धांत बनाए। दूसरी चीज है नियमों की स्थापना की बात की जाए। नियम हम देखिए यहाँ पर कैसे, जब कोई चीज बार बार घटित होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा कोई भी फैक्ट, अब जैसे अगर हम देखें तीन चीजें आती हैं छात्रों, फैक्ट आता है, तथ्य आता है, और एक होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और एक होता है सिद्धांत यानी नियम। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, फैक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, और उसके बाद में थ्योरी हो गया।
तो फैक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे दुर्खीम कहता है ना कि सोशल फैक्ट क्या है, यहाँ तथ्य का मतलब हो गया कोई हम नेचुरल साइंस की ओर तो है नहीं कि कोई तथ्य एलिमेंट को जान ले। हमारे यहाँ सोशल फैक्ट का मतलब यहाँ सोशल फैक्ट है। तो सामाजिक तथ्यों से जो तात्पर्य है वो कार्य करने, विचार करने, सोचने, जो हमसे बाहर स्थापित होता है, हमारे लिए बाध्य होता है, वो हमारे लिए सोशल फैक्ट है। जैसे हमने कह दिया खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या, ठीक है। तो आत्महत्या क्या है, ऐसा थोड़ा है आत्महत्या हम ही जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो कोई ऐसी चीज जिसके बारे में सब लोग एक जैसी समान राय रखते हैं, वो आपका सोशल फैक्ट बन गया, ठीक है। सोचने, विचारने, कार्य करने, फील करने। हमने कह दिया बुढ़ापा, ठीक है। तो बुढ़ापा ऐसा थोड़ा कि हम ही समझ रहे हैं, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो वो सोशल फैक्ट बन गया। अब वह कोई तथ्य जो होता है, अगर वो बार बार घटित होता है, भैया बुढ़ापे में शरीर जो है, बुढ़ापे में पैसा ही जो है आपका सपोर्टर होता है सबसे बड़ा। बार बार अगर किसी ने कहा, तो ये देखा कि कई बुढ़े ऐसा था जिनके लिए ये दिक्कत आ रही थी, तो उनका बुढ़ापे में सहारा कौन बन गया, पैसा बन गया, ठीक है। तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे, एक अवधारणा आपके पास सामने बन जाएगी। यानी किसी भी तथ्य के बार बार घटित होने से उसके बारे में जो आपके मन में एक बैठ जाती है बात, ठीक है, उसको हम कहते हैं अवधारणा, ठीक है। अब ये मान ही लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी बुढ़े के पास में पैसा हो, ठीक है, और उसके बावजूद भी उसको मतलब प्रताड़ना सहना पड़े, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके मन में अवधारणा एक बैठ गई कि अगर पैसा है तो हम मतलब जो है वो बुढ़ापा सकुशल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो अवधारणाएं होती हैं, ठीक है, अवधारणा मतलब होता है कोई विचार जिसको लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई मानसिकता है कि मान लीजिए कि कुछ लोग जेंडर आधार पे मानते हैं कि महिलाएं द्वयम दर्जे की हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अवधारणा है, पुरुषवादी समाज है, या कुछ भी, मतलब ऐसा अगर कोई भी अवधारणा आपके मन में बैठ गई है, तो कोई घटना बार बार के घटित होने से, जैसे बचपन से किसी ने देखा कि उसके पिताजी ऐसे ऐसे हैं और वो अवधारणा बैठ गई, तो वो चीज बार बार घटित हुआ ऐसा तथ्य, तो उसको अवधारणा बन जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक तथ्य अवधारणा कैसे बन गया, क्योंकि तथ्यों के बार बार घटित होने से। अब हम कोई अवधारणा बना करके और उसी के आधार पर हम अपनी एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है, कोई अवधारणा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, और उस हाइपोथेसिस को अगर प्रूव्ड हो जाती है तो वो सिद्धांत कहलाती है। यानी हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए हम समाज में डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट कर करके फिर उनका वर्गीकरण और फिर उसके बाद विश्लेषण करके फिर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो नियमों की स्थापना में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप समझिए कि बार बार घटित होने वाली घटनाओं के सामान्यीकरण पर आधारित है। नियमों की कि बार बार घटित हो रही, तो उनका जनरलाइजेशन कर दिया तो बन गया। इस संदर्भ में एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, कई बार पूछा भी गया है कि समाजशास्त्र क्या, एक बार हिंदी में लिख करके आ गया समाजशास्त्र क्या है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, जबकि वहीं बगल में इंग्लिश में दिया गया था व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो इसलिए छात्रों एक चीज ये भी है, मैंने देखा है कि कभी कभी हिंदी लिखते लिखते इतनी हिंदी लिख देते हैं, समाजशास्त्र क्या है नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अब व्हाट इज सोशियोलॉजी तो लिख लर्न करके बैठे हैं, लेकिन समाजशास्त्र क्या है वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप थोड़ा सा जो इंग्लिश वर्जन बगल में दिया रहता है उनको देख लेंगे। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी में लिखा अलेक्स इंकल्स महोदय ने कि केवल विशिष्ट और कुछ विशिष्ट घटनाओं को छोड़कर अधिकांश सामाजिक संबंध इस तरह के होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती। कहते भाई कभी कभी होता ना कि अचानक से कोई आदमी आत्महत्या कर लिया, या कभी कोई ऐसी घटना घटित हो गई, तो ऐसा कभी हो जाता तो एक अलग बात है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल केस में तो एक अलग होता है। लेकिन ज्यादातर जो सामाजिक संबंध होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती ही रहती है। जैसे ज्यादातर मतलब हो गया कि ज्यादातर देखा कि लोगों के पास में अगर किसी वृद्ध व्यक्ति के पास में बैठता है तो उसकी पुनरावृत्ति हो रही कि उसकी सेवा में लोग जो है लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। एक्सेप्शनल कहीं केस हुआ कि उसकी सेवा में कोई नहीं लगा, उसको मार करके कोई ले लिया, ठीक है। तो अगर ऐसी पुनरावृत्ति होती, या मान लीजिए ज्यादातर लोग मार करके ले ही ले रहे हैं, तो ऐसी भी घटना अगर वृद्ध बढ़ रही है तो उस आधार पर नई थ्योरी बनेगी, और पुरानी घटना बन रही है तो उस पर नई थ्योरी बनेगी, यानी पुरानी थ्योरी जो पहले से चल रही थी। ये जो बताते हैं कि विशिष्ट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश सामाजिक संबंध इस तरह के होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है समाज में, जैसे परिवार है, नातेदारी है, शिक्षण है, प्रभुत्व है, अधीनता, ये जो चीजें हैं ये ऐसे जेनेटिकली मतलब काफी दिनों से चल रही है और उन जीन में धीरे धीरे करके आ गई। तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में घटित होने वाली पुनरावृत्ति सदैव पाई जाती है। अतः सामाजिक विषयों की प्रकृति की भी वैज्ञानिक हो सकती है। इसीलिए जो सामाजिक विषय हैं उनकी प्रकृति को भी हम वैज्ञानिक आधार पर एक जनरलाइजेशन तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसी कंडीशन रहती है
तो ऐसी कंडीशन में यही घटना घटित होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर अभी तो सामाजिक विज्ञान अपने इस तरीके से एडवांस नहीं हो पाए हैं कि हम सारी चीजें, लेकिन अगर देश काल परिस्थितियां अगर सामान्य रखी जाएं तो ऐसा केस हो सकता है, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में दुर्कीम की आत्महत्या का सिद्धांत अगर आपने देखा होगा कि जो उन्होंने प्रस्तुत किया है बड़े बेहतरीन ढंग से, कि वो दो फैक्ट बताते हैं। वो कहते हैं एक सामाजिक घटना दूसरे सामाजिक तथ्य, यानी एक सामाजिक तथ्य की व्याख्या दूसरे सामाजिक तथ्य के संदर्भ में ही की जानी चाहिए। जैसे उन्होंने दो फैक्ट बताया था, एक एकीकरण बताया था, ठीक है, इंटीग्रेशन, और एक रेगुलेशन यानी नियमन, ये दो चीजें उन्होंने बताई भी थी। कह रहे एकीकरण बढ़ेगा या एकीकरण घटेगा तो इससे आत्महत्या, अब एकीकरण अगर बढ़ गया तो इससे परार्थवादी आत्महत्या, और एकीकरण अगर बहुत कम हो गया तो इससे अहमवादी आत्महत्या होगी। तो ये चीजें, ये मतलब एकीकरण का जो फॉर्मूला है घटने बढ़ने का या नियमन के घटने बढ़ने का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को प्रस्तुत करते हैं कि भाई एकीकरण अगर बढ़ गया, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे के लिए मरेंगे, यानी परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड हो जाएगी। और एकीकरण बहुत ही कम है, लूज है संबंध, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पर अहमवादी आत्महत्या बढ़ेगी। इसी तरीके से नियमन को भी उन्होंने कहा कि अगर बहुत हार्ड फास्ट रूल है बिल्कुल एकदम से, तो फिर वहां नियमन अगर हाई है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक एनोमिक सुसाइड, वहां पर घातक आत्महत्या हो जाएगी। और अगर नियमन बहुत लूज है तो वहां पर एनोमिक सुसाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिकली इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखिए हम लोग आगे बढ़े कि समाजशास्त्र के नियम, जो समाजशास्त्रीय नियम है, 21 सीमा तक सार्वभौम की, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि कहीं पर कोई चीज तो मतलब किसी ग्रुप के लिए, किसी समूह के लिए वो बात सही हो सकती है, लेकिन कहीं पर ये बात सही नहीं हो सकती। तो बहुत बड़ी समस्या ये चीज आती है, ठीक है। जैसे सार्वभौमिकता संबंधी अगर नियम अगर देखा जाए, अगर हम लोग नेचुरल साइंस के अंदर में, प्राकृतिक विज्ञानों में देखें, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, घनत्व है, या कोई इस तरीके से जो भी रूल है उसके प्राकृतिक विज्ञान में देखने को मिलते हैं, वैसा सार्वभौमिक समाजशास्त्र के नियमों में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि कुछ चीजें जो रूरल सोसाइटी के लिए सही है लेकिन वो अर्बन के लिए सही नहीं हो सकती। इस संदर्भ में एक कथन आपको लर्न करके रखना है कि प्रोफेसर रॉबिन विलियम्स, ठीक है, रॉबिन विलियम्स का कथन है कि अतीत में समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जिन परिकल्पनाओं को प्रमाणित कर चुके थे, अतीत में जब हम सोशियोलॉजी के जो थ्योरी बनी हुई थी, तो जिन परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को प्रमाणित कर चुके थे, आज हम उनमें से बहुत सी परिकल्पनाओं को मानने के लिए तैयार भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी हाइपोथेसिस है जो बिल्कुल बदल गई है, ठीक है, इन चीजों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अर्थात समाजशास्त्र के नियमों को सार्वभौमिक कहना थोड़ा सा संदेहपूर्ण लगता है। तो बिल्कुल सही है, ये कथन आप लर्न करके रखिएगा। ये प्रोफेसर रॉबिन विलियम्स का है कि अतीत में जो हमारे परिकल्पनाएं थी जिनको हम प्रमाणित भी कर चुके थे, आज तो उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र के नियमों का सार्वभौमिकरण होना ये थोड़ा सा संदेहपूर्ण है। एक अगला पॉइंट है कि अनुभविक अध्ययनों के द्वारा सिद्धांतों को, देखिए इंपीरिकल स्टडी, सोशियोलॉजी जो है वो इंपीरिकल विज्ञान भी है, ठीक है। अनुभविक अध्ययन, अनुभव के माध्यम से आपको चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन बड़ा दिक्कत यहाँ पर ही आ जाता है कि उस अनुभव को सिद्धांत में कैसे पिरोया जाए, कैसे सिद्धांत के सही, ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बड़े बड़े सिद्धांत आते थे, ठीक है, जो मैक्रो लेवल के थ्योरियां आती थी। एक माइक्रो होता है छात्रों, माइक्रो यानी सूक्ष्म, और एक है मैक्रो, MACRO, मैक्रो, यानी कि जो बृहद सिद्धांत थे, तो उन पर तो ये सारी चीजें उनको कोशिश की जाती थी, ठीक है, कि उनमें चीजों को रखा जाए बड़े लेवल पर, मतलब डेटा कलेक्ट करके। लेकिन ये जो माइक्रो लेवल, जहां पर आणविक अध्ययनों की बात की जाने लगी 1960 के दशक से, जब व्यापक सिद्धांतों का निर्माण की जगह पर सूक्ष्म सिद्धांतों का आविर्भाव हो गया था, तो 1960 के दशक तक अगर देखा जाए तो व्यापक जो सिद्धांत थे, जैसे दुर्कीम का आत्महत्या, वेबर का धर्म का सिद्धांत, पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब 1960 के बाद में सूक्ष्म सिद्धांत आ गए वे छात्रों, ठीक है, तो सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को आनुभविक सिद्धांतों को जोड़कर सिद्धांत का निर्माण करना ये भी संभव नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा एथनोमेथोडोलॉजी, ये कहा जाता है कि अभी ये विकास की अवस्था में है। एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, ये विकास की अवस्था में, ये पूर्ण रूप से सिद्धांत नहीं बन पाए। तो एक समस्या ये भी इसको विज्ञान कहने में है कि माइक्रो लेवल की स्टडी कैसे बेहतर संभव हो पाए। इस संदर्भ में एक मिल्स का, जेस मिल महोदय हैं, उनका कथन भी है कि समाजशास्त्र जिन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है, उनके अनुभविक अध्ययन और सिद्धांत निर्माण के मध्य कोई व्यवहारिक संबंध नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र जिन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है, उनका अगर आप अनुभविक अध्ययन करना चाहें,
और सिद्धांत निर्माण, इनके मध्य में कोई व्यवहारिक संबंध नहीं है। इस दशा में समाजशास्त्र को सही अर्थों में एक विज्ञान मान सकना बहुत कठिन है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, कि समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाए कैसे, जबकि हम माइक्रो लेवल की स्टडी और सिद्धांत से अभी हम जोड़ने में व्यवहारिक रूप से जोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्टडी कोशिश की जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे इंकल्स ने मर्टन को कोट करते हुए, इंकल्स महोदय, अलेक्स इंकल्स महोदय मर्टन को कोट करते हुए कहे कि विज्ञान के अध्ययन के लिए अवधारणा एक उपयोगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो ना तो बहुत हाई लेवल होना चाहिए, यानी उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी की बात की कि सिद्धांत ना तो बहुत बड़े हों और ना बहुत छोटे हों। तो इस चीज के उन्होंने कहा कि एक अवधारणा तो कहीं ना कहीं आपको बनाना ही पड़ेगा, जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों में भी अवधारणा है, तो वैसे अगर आप अवधारणा नहीं बनाएंगे तो आप इन चीजों को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अवधारणा एक उपयोगी उपकरण है, जैसे हमारे शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने भी प्रयोग किया था। जो भी हमारे समाजशास्त्रीय, जो क्लासिकल शास्त्रीय समाजशास्त्री थे, उन सब लोगों ने कोई ना कोई अवधारणा का प्रयोग किया, और इसके लिए समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा देना गलत गलत नहीं है। यानी समाजशास्त्र को अगर विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो अवधारणा आपको बनानी पड़े। किंतु वहीं जॉर्ज होमन्स एक तरफ तो ये कहते हैं इंगल्स महोदय की विज्ञान का दर्जा दिया जाए, लेकिन तुरंत ही टिप्पणी वहां पर आ जाती है। वहीं जॉर्ज होमन्स जैसे समाज विज्ञानी ने यह भी कहा कि अधिकांश समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति एक पक्षीय और सुविधाजनक होती है। यानी हम सब उन्हीं पक्षों का ज्यादा एम्फसाइज करते हैं जिससे मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की सुविधा अनुसार व्याख्या की जा सके। तो जब हम मानवीय व्यवहार के विभिन्न पक्षों की सुविधा अनुसार व्याख्या करते हैं, उन्हीं पक्षों को हम लोग फोकस करते हैं, उन्हीं बिंदुओं को फोकस करते हुए और हम अपने आंकड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी अन्य जो कारण है उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक टारगेटेड प्रश्न ही पूछते हैं और उसी प्रकार के या टारगेटेड ओरिएंटेड होकर के उन्हीं चीजों का अवलोकन करते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। तो ये क्या है, तो एक पक्षीय अध्ययन हो गया, समूल अध्ययन नहीं हुआ। तो ऐसे में वैज्ञानिक रूप से कह पाना थोड़ा सा मतलब जो है कठिन हो जाता है। तो होमन्स इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। अब एक रॉबर्ट बेरेस्टेड है, चूंकि फाइनली तो ये आपको जानना ही पड़ेगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं और कुछ चीज अभी डेवलप है। तो जो प्राकृतिक विज्ञान है वो भी इनिशियल लेवल पर पूर्ण रूप से नहीं डेवलप हो गया, आज भी उसके अंदर में खोजें हो रही, लेकिन वो चूंकि उसके अंदर में बहुत सारे संसाधन डेवलप हो चुके हैं, इसलिए वहां पर पूर्ण रूप से विज्ञान है। तो अभी छात्रों ये डेवलपिंग फेज में है निश्चित रूप से, लेकिन यह विज्ञान है। तो रॉबर्ट बीरेस्टीड ने एक प्रस्तुत किया कि यह विज्ञान है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, उन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति के जो वैज्ञानिक आधार है वो इस तरीके से प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि कहाँ पर समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र क्या है, किस चीज का अध्ययन करता है, और समाजशास्त्र क्या नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा है छात्रों, तो उसको भी आप समझते हुए चलें कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है। तो भाई नेचुरल साइंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, एक सोशल साइंस है। तो याद रखना है आपको कि सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, ना कि नेचुरल साइंस है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर हम करें कि समाजशास्त्र क्या वास्तविक विज्ञान है, ठीक है, यानी पॉजिटिव साइंस है, या नॉर्मेटिव आदर्शात्मक, यहाँ आदर्श की बात ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एथिकल नहीं, यहाँ एथिक्स वाली, तो ये याद रखना कि नॉर्मेटिव नहीं है। ठीक है, आदर्शात्मक नहीं है, बल्कि क्या है, ये पॉजिटिव है, वास्तविक विज्ञान है। तो ये याद रखना है, वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, ये ध्यान रखना है, काल्पनिक या आदर्शात्मक नहीं है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट करा है कि एक विशुद्ध विज्ञान है, सोशियोलॉजी प्योर साइंस है या व्यवहारिक विज्ञान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अप्लाइड साइंस है क्या, इसका अप्लाई करने के लिए, तो भैया ये इसका ये नहीं कि कोई समस्या अगर है और हम उसका समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। समाजशास्त्र ये नहीं करता है कि कोई समस्या है तो हम उसका समाधान प्रस्तुत करने का काम करें, बल्कि समस्या क्या है, कैसे है, क्यों है, ये विशुद्ध रूप से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी हम सोशल वर्क नहीं है कि हम जाके सामाजिक कार्य करें, और ये जो है रिफॉर्मर है, सामाजिक सुधारक नहीं है कि हम व्यवहारिक विज्ञान है अप्लाइड जाकर के करें, नहीं, हमारा जो उद्देश्य है वो सैद्धांतिक रूप में है। तो इसीलिए याद रखिए कि ये विशुद्ध है, सैद्धांतिक विज्ञान है, प्योर है। ठीक है, तो ये प्योर साइंस है, ना कि अप्लाइड साइंस, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हम समस्या को सॉल्व करने के लिए नहीं बने कि ये समस्या है, आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन कैसे रुकेगा, ये आंदोलन क्या है, आंदोलन कैसे होते हैं, सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या परिणाम, इन सब चीजों का अध्ययन करना हमारा काम है। अब दूसरी बात है
कि अमूर्त है कि मूर्त है। जैसे आपने नेचुरल साइंस के अंदर देखा कोई सब्सटेंस होता है वो आपके सामने मूर्त रूप में, लेकिन ये क्या है, क्योंकि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संबंधों से, संबंधों में होने वाले परिवर्तन की स्टडी करते हैं, इसलिए छात्रों ये अमूर्त विज्ञान है, अब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ठीक है, ये कंक्रीट साइंस नहीं है कि कंक्रीट के रूप में आप देख सकें, वो मूर्त विज्ञान नहीं है, बल्कि कैसा है, अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में फिर इसमें अगला पॉइंट एक आ जाता है कि ये सामान्य जनरल साइंस है या विशेष विज्ञान। क्या ये स्पेशल किसी चीज की स्टडी करता, नहीं, ये समाज के अंदर में आपके सामाजिक संबंधों पर जो भी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन विभिन्न प्रकार की चीजों का क्या समराइज फॉर्म, क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए इसको हम जनरल साइंस कहते हैं छात्रों। ठीक है, सोशियोलॉजी जो जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यह तार्किक और अनुभवा सिद्ध विज्ञान है, यानी रैशनल है और इंपीरिकल स्टडी करता है। ये जो इंपीरिकल वर्ड है, अनुभव सिद्ध की बात की जाती है, क्योंकि जब तक अवधारणाएं नहीं होंगी, जब तक एक्सपीरियंसेस की बात नहीं है, अनुभव की इंपीरिकल नहीं होगा, तब तक आप इसमें चीजों को जान ही नहीं। यानी जो वस्तुहन है वो प्रकार से सामाजिक संबंधों को समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। यानी एक ऐसी चीज जो जैसे माता ममत्व की बात की जा रही है, तो ये अनुभव की बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस अनुभव को नहीं फीलिंग करें तो आप इस विज्ञान को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर सामाजिक संबंधों को अगर आप नहीं जानते हैं, संबंध क्या होते हैं, परिवार, नातेदार, तो आप इस विज्ञान की कभी नहीं व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसे अनुभव सिद्ध कहते हैं, तार्किक और अनुभव, तो इसीलिए रेशनल इंपीरिकल। देखिए छात्रों, एक टर्म यहाँ पर बार बार जो आपको कंफ्यूज करेगा वो आप ध्यान रखिएगा कि अनुभव सिद्ध विज्ञान तो है, ये टर्म्स आपको विशेष रूप से याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अनुभव सिद्ध विज्ञान तो है यहाँ पर, लेकिन व्यवहारिक अप्लाइड नहीं है। ये याद रखना, अप्लाइड और इंपीरिकल, ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है, इसलिए मैं इस चीज पे फोकस कर दे रहा हूँ कि मतलब सोशियोलॉजी इज इंपीरिकल साइंस बट नॉट अप्लाइड साइंस। ठीक है, ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव सिद्ध विज्ञान है। ठीक है, तो अनुभव वाला है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें काफी कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अनुभव सिद्ध तो है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिर से एक बार समझिए, व्यवहारिक का मतलब हो गया यहाँ व्यवहार वाली चीजें नहीं है, सैद्धांतिक विज्ञान है। वास्तव में क्या है, तटस्थ होकर के, व्यवहार किसे कहते हैं कि जब आप किसी चीज को देख करके किसी के फेवर और में हो करके अगर बात करते हैं सब्जेक्टिविटी, तो उसको व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिविटी, जैसे हिंदी हो गया, तो सब्जेक्टिव हिंदी के अंदर में अगर आप कोई रचना कर रहे हैं तो वहां व्यवहारिक हो सकता है, अप्लाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि व्यवहार में क्या चीजें उस आधार पर आप, या किसी विषय का चुनाव यहाँ पर हो गया तो अप्लाइड। लेकिन इंपेरिकल मतलब हो गया कि अनुभव सिद्ध हो, और वो भी रेशनल आधार पर, ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से एक्सपीरियंस करके आप चीजों को लिखें। तो इस तरीके से भाई छात्रों ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लास्ट में एक हम लोग जो है कथन है टीबी बॉटोमोर का, वो देख लेते हैं। टीबी बॉटोमोर कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ये बार बार आता है, इसको ध्यान रखिएगा कि अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड, ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। ठीक है, ये ये पुस्तक है गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। इस पुस्तक के अंदर में टीबी बॉटोमोर ने इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की पूरी बात बताई हुई है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन बॉटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा समाजशास्त्र जो है वो प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के मध्य एक बड़ी खाई को भरने में सबसे अधिक सहायक है। तो अगर ये कथन आ जाए कि किसने कहा कि समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के मध्य एक जो बड़ी खाई है उसको भरने में सबसे अधिक सहायक है, तो ये टीवी बॉटोमोर का कथन है। तो छात्रों इस तरीके से यहाँ पर आज ये लेक्चर समाप्त होता है, और हमें आशा है कि आप इस लेक्चर के जितने पॉइंट्स हैं, जितने कथन दिए गए हैं, उनको सबको ध्यान रखेंगे। जो लॉजिकली मैंने चीजें आपको बताने की कोशिश की उनको ध्यान करके रखेंगे, कहाँ कहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं वो करेंगे, और बाकी हम इनसे सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर से वो सब निकाल करके आपको आपकी परीक्षा में लगा देंगे। ठीक है, जो टेस्ट पेपर में, तो उससे आप बेहतर तैयारी कर, क्योंकि जो पेपर है वो आपका, और कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका पीडीएफ फॉर्मेट में, भाई छात्रों एक बार पहली बात तो दो चीजें आनी है, किताबें, पुस्तकें, नोट्स और कंटेंट, ये सब इतनी ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में उपलब्ध है कि अगर एक बार अगर आप क्लिक कर दीजिए इंटरनेट पे तो इतना मैटर निकल आएगा कि मतलब पूछिए मत। लेकिन कहाँ पर एक सम्यक तरीके से आपको प्रॉपर वे में चीजें एक ही स्थान पर मिल जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें मिलती जाएंगी। पीडीएफ में आपको जो है
प्रश्न पत्र मिलेंगे और उसी फॉर्मेट में आपको एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है। रह गई बात जो ये नोट बने, तो इनके की पॉइंट्स आप इसको लेक्चर सुन करके और छोटा छोटा डेली बेसिस पे बनाना शुरू करिए, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि देखिए, आज जब लेक्चर 1 शुरुआत करते हैं, जब आप 10 लेक्चर आगे हो जाएंगे तो 10 लेक्चर अगर आपको दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे छात्रों। तो बेहतर यही है कि ये तो वो वाली बात है कि जैसे कोई आया और जिम पहले शुरू कर दिया तो आज उसकी कुछ सेहत बन चुकी है, लेकिन अगला व्यक्ति आया और कहे नहीं ये सब सारा खाना पीना हमको आज ही खिला दीजिए और वो 10 दिन वाला चीज आज हमको बना, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भाई छात्रों, इसका तरीका यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप शुरुआत करिए, जब जागो तभी सवेर। अगर आज से आपने लेक्चर शुरुआत कर दिया, सुन लिया, इसके अगले लेक्चर का वेट कर रहे हैं, तो आप 1 to 1 करके इन चीजों को आगे बढ़ते जाइए और निश्चित रूप से सफलता आपके साथ में रहेगी। ऑल ओवर इंडिया टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।